नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करें तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत 1 अक्टूबर 1926 से हुई और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैंडेट यूपीएससी का है हर साल सिविल सर्विसेज परीक्षा कराना। इस बार 4 जुलाई को उसके नतीजे आए और ऑल इंडिया रैंक नंबर 13 पे रहे निशांत जैन। निशांत आज कार्यक्रम के दूसरे भाग में हमारे साथ होंगे और उनके सफलता की यात्रा हम ज़रूर उनसे पूछेंगे। यदि निशांत से आप कोई सवाल करना चाहें तो आप भी हमें सीधा फ़ोन कर सकते हैं इस नंबर पर 23097532, दैट्स 23097532। दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य लगाइएगा। साथ ही कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। ये देश की पहली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय है और इस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नुपुर प्रकाश हमारे साथ होंगी। यदि वुमेन इंजीनियर्स पर आप कोई सवाल पूछना चाहें और कैसे जो इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं इंटीग्रेट होते हैं इंडस्ट्री के साथ, तो आप इसी नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, नुपुर जी से सवाल कर सकते हैं। लेकिन आइए गुड इवनिंग इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। Swamiji, from where are you coming? From the Himalayas. Himalayas? How long were you there? Quite some time. Did you see any Mahatma? I have read about them a lot and have also heard many stories about their miraculous powers. There is one who can fly in the air. Oh, and the one who can convert stones into diamonds. Did you meet any? Please have lunch with me and tell me all about them. Swamiji saw that the young man had a good heart, but because of his credulous nature, had become entangled in pseudo-spirituality. You, who boast so much of your learning and enlightenment, how could you unhesitatingly swallow such wild, fantastic tales? My friend, you look intelligent. It befits a person of your type to exercise your own discrimination. Spirituality has nothing to do with the display of psychical powers, which, when analyzed, show that the man who occupies himself with them is a slave of desires and a most egotistical person. Spirituality involves the acquisition of that true power, which is character. It is the vanquishing of passion and the rooting out of desire. All this chasing after psychical illusions, which mean nothing in the solution of the great problems of our life, is a terrible waste of energy, the most intense form of selfishness, and leads to degeneracy of mind. It is this nonsense which is demoralizing our nation. What we need now is strong common sense, a public spirit, and a philosophy and religion which will make us men. On hearing this, the young man was overcome with shame and understood the correctness of Swamiji's attitude. He promised to follow his advice in future. गुड इवनिंग इंडिया। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन देश की पहली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय है और इस समय गुड इवनिंग इंडिया कार्यक्रम में हमारे साथ इस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नुपुर प्रकाश हैं। नुपुर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।
तो ये बताइए, हर साल आपकी यूनिवर्सिटी 500 से ज़्यादा वुमेन इंजीनियर्स बनाती है, तो क्या एक्सेप्टेबिलिटी है जब महिला इंजीनियर्स की बात होती है? तो इनफैक्ट हमारे यहाँ 300 बीटेक के स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, 120 एमटेक स्टूडेंट्स और उसके अलावा 60 एमसीए स्टूडेंट्स हर साल पास होते हैं। और इंडस्ट्री बड़ा एंथुजियास्टिकली हमारे कैंपस पे आके उनका रिक्रूटमेंट करती है, इवन बिफोर दे पास आउट, दैट इज़ इन द 4th ईयर इटसेल्फ या फाइनल ईयर ऑफ एमसीए या जिस भी कोर्स के फाइनल ईयर में बच्चे होते हैं, उनकी जॉब वहाँ पर ऑफ़र मिल जाती है कैंपस प्लेसमेंट के दौरान। सो दैट वे इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रिक्रूटिंग विमेन इंजीनियर्स, और हमारी विमेन इंजीनियर्स की बहुत हाई डिग्री ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी है इंडियन इंडस्ट्री में एंड इवन अब्रॉड। तो 1998 से जो सफ़र शुरू हुआ है, पिछले 17 सालों में कैसे इवॉल्व हुई है ये यूनिवर्सिटी? 1998 में पहले ये दिल्ली का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह स्थापित हुआ था, और उस वक्त हम इसको महिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते थे। और उस वक्त सिर्फ 180 बच्चियों का दाखिला होता था इस कॉलेज में, और कुछ समय 10 साल तक ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का पार्ट रहा। और 10 साल बाद 2013 में ये एक फुल फ्लेज्ड दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी बन गया, स्टेट यूनिवर्सिटी। तो अभी हमें यूनिवर्सिटी बने हुए सिर्फ 2 ही साल हुए हैं, पर हमने बड़े नए कोर्सेज शुरू किए हैं पिछले 2 साल में। मास्टर्स लेवल पे पीएचडी प्रोग्राम शुरू किए हैं, और इस साल हमने आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में बैचलर्स प्रोग्राम भी शुरू किया है। तो ड्यूरेशन इंजीनियरिंग कोर्सेज की मोस्टली 4 इयर्स रहती है, आर्किटेक्चर कोर्स की? इनफैक्ट जो हमारे बीटेक के प्रोग्राम्स हैं, बैचलर्स लेवल पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, उनकी ड्यूरेशन 4 इयर्स की है, मास्टर्स लेवल पे 2 इयर्स की है, एमसीए पे 3 इयर्स की है, और जो बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर का प्रोग्राम है उसकी 5 साल की ड्यूरेशन है। और अगर एंट्री पॉइंट हम देखें तो हर साल सीबीएसई, आईआईटी, जेईई मेंस का इम्तिहान देती है, तो क्या उसे ही क्रैक करके दाखिला मिलेगा? जी हाँ, जितने हमारे बीटेक के प्रोग्राम्स हैं और बी आर्किटेक्चर के कोर्सेज हैं, जहाँ हमारा 300 से ऊपर दाखिला होता है बच्चियों का, उसमें आईआईटी जेईई मेंस कोर्स के ज़रिए प्लस बी आर्किटेक्चर के बच्चों को पेपर 2 का एग्ज़ाम भी देना होता है, उसके ज़रिए उनको +10+2 के बच्चों को एंट्री मिलती है। तो जेईई मेंस में जो आर्किटेक्चर परस्यू कर रहे हैं उनको एक एक्स्ट्रा पेपर और देना होता है? एग्जैक्टली, उन्हें पेपर 2 क्लियर करना होता है, और इंजीनियरिंग के बच्चों को पेपर 1 क्लियर करना होता है। साथ में सीबीएसई के जो उनका परसेंटेज होता है 40% उसकी वेटेज होती है ओवरऑल रैंक कैलकुलेशन में। तो जेंडर इक्वालिटी की इन दिनों बहुत बात होती है नूपुर जी, आपने तो खुद 81 में आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग पास आउट की। ये बताइए, अब 21वीं सदी में क्या ज़्यादा गर्ल्स आईआईटी के लिए बैठ रही हैं, ज़्यादा टॉपर्स बन रही हैं गर्ल्स? इनफैक्ट हमारे समय में तो मुश्किल से 2 या 5% तक महिला इंजीनियर बनती थी, बट अब देखा गया है लड़कियां काफ़ी बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग के प्रोफेशन, इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ को ज्वाइन कर रही हैं, और पिछले कुछ सालों में 28% इंक्रीज़ हुआ है महिलाओं का इंजीनियरिंग में पार्टिसिपेशन। तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो शिक्षा है, जिसको अभियांत्रिकी की शिक्षा हम कहते हैं, उसमें लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। जी, और प्रोफेसर नूपुर, हम भी स्कूल में पहुंचे और गर्ल स्टूडेंट्स से जब हमने पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। साइंस लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को डॉक्टर बनना है। मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ साइंस लेके। मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। मैं साइंस लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आईपीएस बनना है। मैं 11th में जाके साइंस लेना चाहती हूँ बिकॉज माई एम टू बिकम अ डॉक्टर। मैं 11th में जाके साइंस लेना चाहती हूँ और मैं मेडिकल लूँगी। मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, मैं आगे चल के मेडिकल करना चाहती हूँ। मेडिकल लाइन में जाना चाहती हूँ बिकॉज माई मॉम इज़ ऑल्सो डॉक्टर, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हीं की लाइन में एक अच्छी सी डॉक्टर बनूँ, उनसे भी बेटर डॉक्टर बनूँ। एज अ करियर ऑप्शन साइंस इज़ अ गुड। मैं बड़े होके साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, साइकेट्रिस्ट, क्योंकि हमारे भारत में जो लड़कियों को लेकर इतनी गंदी सोच चल रही है, मैं उनकी सोच बदलना चाहती हूँ। मैं 11th में जाके साइंस लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। और इन सभी युवा छात्रों के लिए एक ऑप्शन है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। गर्ल स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन है, पर ये बताइए, अगर इन्हें चुनना हो तो ये वुमेन्स ओनली इंजीनियरिंग कॉलेज चुने या फिर कोएड? फ़र्क क्या है, इसमें क्या फ़ायदा होगा? देखिए, विमेन इंजीनियरिंग कॉलेज और कोएड में कोर्सेज जहाँ तक का संबंध है, कोर्स करिकुलम बिल्कुल सिमिलर है,
बिल्कुल सेम है। और जहाँ तक कॉम्पिटेंसी लेवल डेवलप होना चाहिए एक इंजीनियर का, दोनों को एजुकेशनल हो या विमेन इंजीनियरिंग कॉलेज हो, तो वहाँ बराबर का ही कॉम्पिटेंसी लेवल डेवलप होता है। बट एक विमेन इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने देखा है कि लड़कियों को हर फील्ड में, जैसे कोई भी उन्हें प्रोग्राम का आयोजन करना है, कोई टेक्निकल फेस्टिवल या कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है, तो उसमें लड़कों की सहायता लिए बगैर उन्हें सारे काम खुद करने पड़ते हैं। उससे उनमें आत्मविश्वास ज़्यादा बढ़ता है और उसके ज़रिए उनकी पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छी डेवलप होती है, उनके लीडरशिप स्किल्स, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स और एक टीम वर्क उनका बहुत अच्छा बढ़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ उन्हें कोई भी मेल काउंटर पार्ट्स नहीं हैं जो कि उनके लिए भाग दौड़ का काम कर सकें, तो सारे काम, सारी तैयारियां उन्हें खुद करनी पड़ती हैं। स्पॉन्सरशिप के लिए जाना, लोगों को कन्विंस करना कि वो इन्वेस्ट करें उनके प्रोग्राम्स में, प्रोजेक्ट्स में, तो इस काम को लड़कियां सारा कुछ खुद करती हैं। उसकी वजह से उनमें ज़्यादा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो नूपुर जी ये बताइए, जो दाखिले हुए हैं पिछले कुछ सालों में, ट्रेंड क्या है? यूजुअली कौन से इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं जो ज़्यादा लोकप्रिय हैं? हमारे यहाँ लड़कियों के हिसाब से देखा जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, जिसमें फर्स्ट रैंकिंग, टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स अपनी प्रेफरेंस देते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बहुत पॉपुलर कोर्स है लड़कियों के लिए। और हमारे यहाँ एक ऐसा कोर्स है जो कि बड़ा ही जो कि विमेन इंजीनियर्स के लिए बहुत मेजर ड्रॉ नहीं है बट बहुत पॉपुलर है, वो है मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन। और देखा गया है कि इस तरह के इंजीनियरिंग प्रोग्राम में ज़्यादातर मेल्स एडमिशन लेते हैं, मेल डोमिनेटेड कोर्स है। बट हमारे यहाँ की यांत्रिकी तकनीकी से की इंजीनियर्स जो हैं बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत आगे बढ़ रही हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में उनको अच्छे जॉब ऑफ़र हो रहे हैं। मारुति उद्योग, महिंद्रा एंड महिंद्रा और होंडा सीएल हो गया, जनरल मोटर्स, ऐसी कंपनियां हमारे कैंपस पे आती हैं और हमारी महिला यांत्रिकी इंजीनियर्स को रिक्रूट करती हैं। और आप बता रहे थे कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सेल भी है और बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है प्लेसमेंट का। एग्जैक्टली हमारे यहाँ सभी ब्रांचेस में, जैसे कि 4 ब्रांचेस हैं और अभी एक हमने बी आर्किटेक्चर का प्रोग्राम भी शुरू किया है। हमारे बच्चियों को 4th ईयर में ही, फाइनल ईयर में ही एटलीस्ट एक जॉब तो उनको ऑफ़र मिल ही जाता है ऑन कैंपस, एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स इवन गेट मल्टीपल जॉब ऑफर्स। Maximum pay package that our students have got is around 20 lakhs per annum, and the average pay package is in the range of 5 to 6 lakhs per annum. तो हमारे यहाँ मास रिक्रूटर्स हैं, IT कंपनीज़ हैं, वो आके एटलीस्ट 50 to 60 गर्ल्स हर साल रिक्रूट करती हैं। और इस बार तो एक कंपनी ने कहा है कि हम 100 लड़कियाँ रिक्रूट करके जाएंगे और उसका नाम है एक्सेंचर। तो इस तरह से कुछ कंपनियों में महिला इंजीनियर्स को रिक्रूट करने की एक मेजर ड्राइव है, एंड द ड्राइव इज़ टू करेक्ट देयर स्क्यूड जेंडर रेशियो। जी, तो अगर फैसिलिटीज़ की बात करें, कैंपस कितना बड़ा है, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं? क्या गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं जो दिल्ली से बाहर से आती हैं दाखिला लेने? जी हाँ, इनफैक्ट हमारा कैंपस तो अभी बहुत बड़ा नहीं है और दिल्ली सरकार हमें एक बड़ा कैंपस देने का प्लान रखती है। और जो हमारा प्रेजेंट कैंपस है कश्मीरी गेट में, वो करीब 16 एकड़ का है, जिसमें 10 एकड़ एक्सक्लूसिवली हमारे कैंपस के लिए, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए ईयर मार्क्ड है। उसमें 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं, बट उसकी कैपेसिटी अभी लिमिटेड है, सिर्फ 350 गर्ल्स के रहने की कैपेसिटी है। इसीलिए जो दिल्ली से बाहर की बच्चियां होती हैं उनको हम कैंपस में एकोमोडेशन दे पाते हैं, और बाकी 85% स्टूडेंट्स हमारे दिल्ली क्षेत्र के ही, दिल्ली डोमिसाइल के हैं, तो वो जनरली डे स्कॉलर्स होते हैं। तो जैसे आप स्ट्रीम्स की बात कर रही थी, मुख्यतः सारी स्ट्रीम्स हैं, पर सिविल इंजीनियरिंग नहीं है, या कुछ और भी प्लान्स हैं यूनिवर्सिटी के कि आने वाले समय में कुछ और एडिशंस की जाएं? ज़रूर, इनफैक्ट हम लोग आने वाले समय में जैसे जैसे हमें ज़्यादा स्पेस मिलेगी, हम नए नए प्रोग्राम्स, नए नए कोर्सेज शुरू करेंगे। हम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज शुरू करेंगे, और सिविल इंजीनियरिंग की जगह हमने आर्किटेक्चर प्रोग्राम शुरू किया है, जो लड़कियां क्रिएटिवली इंक्लाइंड होती हैं, जनरली देखा गया है, और बहुत हाई डिग्री ऑफ सेंस ऑफ एस्थेटिक्स होती है गर्ल्स में। तो सिविल इंजीनियरिंग का एक दूसरा रूप है आर्किटेक्चर, तो उसमें हमने अभी इसी साल प्रोग्राम शुरू किया है, और वो बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड है
क्योंकि इस बार हमने सिर्फ 40 सीट्स अपनी ऑफ़र की थी एडमिशन के लिए, और उन 40 सीट्स के अगेंस्ट 750 एप्लीकेंट्स थे। जी, और इस समय जो हमने आप स्टोरी दिखाई जहाँ यंग गर्ल्स बहुत इंथुजियास्टिक हैं इंजीनियर्स बनने में, और इस बार यदि हम सिविल सर्विसेज परीक्षा के नतीजे देखें तो प्रोफेसर नुपुर जो पहली रैंक पे आई हैं, ईरा सिंगल महिला जो नंबर 2 पे हैं, 3 पे हैं, 4 पे हैं, सारी महिला, और उनमें से कई हैं जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। ईरा का ऑल इंडिया रैंक नंबर 3, निधि का भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। तो यहाँ भी युवा गर्ल्स ने कहा कि मैं इंजीनियर करना चाहती हूँ और फिर सिविल सर्विसेज। तो क्या अब ये एक स्टेपिंग स्टोन है कि इंजीनियरिंग करें और फिर सिविल सर्विस परीक्षा भी? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग के बाद ही आप सिविल सर्विसेज में सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट इंजीनियरिंग की शिक्षा आपको एक बहुत स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग प्रदान करती है और बड़ा ही साइंटिफिक अप्रोच आपकी थिंकिंग को देती है। तो एक तरह से इंजीनियरिंग एजुकेशन आप में एक हाई डिग्री ऑफ सेंस ऑफ डिसिप्लिन इनकलकेट करती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट इनकलकेट करती है, जिसकी वजह से आपका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है। एनालिटिकल स्किल्स डेवलप बहुत एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग दिस एजुकेशन। So that way I think engineers are at a greater advantage if they get into civil services. तो ये बताइए, जिस तरह भारत सरकार के प्रयास हैं अब मेक इन इंडिया के कि भारत को एक हब बनाया जाए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का, या फिर जिस तरह प्रधानमंत्री स्किल इंडिया की बात करते हैं कि हुनर से जोड़ें लोगों को, तो ऐसे में आप किस तरह देखती हैं आने वाले समय में किस तरह की स्किल्स, किस तरह के नए अवसर आएंगे इंजीनियर्स के पास? इंजीनियर्स के पास तो आईटी में है एक ऐसा एरिया जो बहुत ग्रो हो रहा है, फील्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है जिसकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो ऑटोमेशन इंडस्ट्री है, वो काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रही है। पर देखा जाए तो इंजीनियरिंग से ज़्यादा अगर आप स्किलिंग की बात करते हैं तो हमारे देश में काफ़ी आईटीआईज़ और पॉलीटेक्निक्स खोलने की ज़रूरत है। हालांकि दिल्ली में देखा जाए ऑलरेडी हमारे 18 पॉलीटेक्निक्स हैं, जिसमें से 2 एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन हैं और 76 ITIs हैं, जिसमें 5 ITIs आर एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन। पर देखा ये गया है कि इन ITIs और पॉलीटेक्निक्स में कहीं ना कहीं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अपडेटेड नहीं है, और ITIs में भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि टीचर्स की क्वालिफ़िकेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब फैसिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी आउटडेटेड हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर हमें अपना टेक्निकल एजुकेशन का स्तर इम्प्रूव करना है तो हमें इन ITIs और पॉलीटेक्निक को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, और उसके लिए अगर इंडस्ट्रीज़ इन पॉलीटेक्निक्स और ITIs को अडॉप्ट करे और उसको लेटेस्ट करिकुलम प्रोवाइड किया जाए, लेटेस्ट लैब्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स, तो शायद ज़्यादा तो आप कह रहे हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ITIs, पॉलीटेक्निक्स, इंडस्ट्री, सब में एक सीमलेस इंटीग्रेशन ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो इंजीनियरिंग एजुकेशन में जहाँ तक हम लोगों के यूनिवर्सिटीज़ का सवाल है, हमारा कोर्स करिकुलम कम्प्लीटली इन लाइन विद इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है, और हमारे सारे कोर्सेज वेरी मच दे आर वेरी इंडस्ट्री रेलिवेंट। इसीलिए हमारे यहाँ के बच्चों की इंडस्ट्री में बहुत हाई डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस है। बट देखा जाए तो पॉलीटेक्निक्स में और ITIs में बहुत कुछ करने का स्कोप है, जो कि टेक्निकल स्किल्स अगर आपको पेंटर की, फिटर की, वेल्डर की, इनकी एक्वायर करनी है, इसमें लोगों को अगर ट्रेन करना है तो इन छोटे लेवल पे बहुत काम करना है। पर थोड़ा बताइए, अगर हम क्वालिटी ऑफ टीचिंग की बात करें, कई बार लोग कहते हैं कि अगर आज कोई विद्यार्थी मान लीजिए फेल हो गया तो विद्यार्थी को ब्लेम ना करें, टीचर को ही ब्लेम करें, शिक्षा प्रणाली को ही। तो कैसे आप सुनिश्चित करती हैं कि आपके टेक्निकल विश्वविद्यालय में पढ़ाई रोचक और मनोरंजक तरीके से पढ़ाई जाए? हमारे यहाँ एक्चुअली पढ़ाई में एक प्रैक्टिकल का बहुत हाई कंपोनेंट है। तो अगर किसी को एक लेक्चर अटेंड करना है तो उसके साथ 2 घंटे प्रैक्टिकल भी करना होता है। तो प्रैक्टिकल के ज़रिए स्टूडेंट्स काफ़ी इंगेज्ड होते हैं, बड़ा रिलैक्स्ड होते हैं, और उसी की वजह से वो काफ़ी रोचक बन जाती है पढ़ाई। साथ में हमने अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दी है मास्टर्स लेवल पे, दैट दे कैन सिलेक्ट अ प्रोग्राम इन ई-लर्निंग मोड। तो उसमें वो सेल्फ पेस्ड लर्निंग किसी अच्छी वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करके, और जो फ्रीली अवेलेबल जिसको हम MOOC कहते हैं, मैसिवली ओपन ऑनलाइन कोर्स फेयर, और वो अपने सेल्फ पेस्ड लर्निंग पे स्टूडेंट सेंट्रिक एनवायरनमेंट में किसी भी कोर्स को पास कर सकते हैं।
तो कुछ इलेक्टिव्स हैं जो कि वो ई लर्निंग मोड में भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स के लिए बहुत रोचक बना रहता है, पूरा बहुत बोरिंग नहीं होता, क्योंकि 4 घंटे अगर लेक्चर हैं तो उन्हें 4 घंटे प्रैक्टिकल करने का भी मौका दिया जाता है, जो बहुत रिलैक्सिंग होता है उनके लिए। जी, तो आपके बारे में बात करें तो आपने उसके बाद पीएचडी भी परस्यू की और फिर आप डॉक्टर नुपुर बन गई, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग विषय था जिस पे आपने थीसिस की, वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थोड़ा बताइए उसके बारे में। ये एक्चुअली देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ही एक एरिया है जिसको हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और उसमें मैंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को अप्लाई किया था। तो ये क्योंकि 1998 में मैंने अपनी पीएचडी की थी, तो अब ये इतना रेलेवेंट नहीं है, बट देखा जाए तो बहुत सारे एरियाज़ हैं आजकल जो मोबाइल कंप्यूटिंग से रिलेटेड हैं और वायरलेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, जहाँ पर हमारे बच्चे बहुत सारी रिसर्च और अनुसंधान के कार्य कर सकते हैं। पर वो कर रहे हैं, क्योंकि अगर भारत में देखें प्रोफेसर नुपुर, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पीएचडी की है। तो जब अगर कोई विद्यार्थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अच्छा है, वो झट से इंजीनियरिंग में आ जाता है, रिसर्च में बहुत कम जाते हैं। इनफैक्ट रिसर्च में मैंने देखा है कि कम जाते हैं, बट विदेश काफ़ी जाते हैं बच्चे, वो वहाँ जाके रिसर्च परस्यू करते हैं। हमारे यहाँ हर साल हम लोग 25 से लेकर 30 तक पीएचडी की सीट्स अनाउंस करते हैं, और हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है कि हर साल 800 से लेके 1000 बच्चे अप्लाई करते हैं और वो रिसर्च में एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी प्रोग्राम में। तो ऐसा नहीं है, पीएचडी प्रोग्राम बहुत लोग करना चाहते हैं, बट अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी लिमिटेड हैं। और जैसे जैसे नई यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, जैसे कि अब दिल्ली प्रदेश में 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें 4 टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं और 1 ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड है। तो अब पीएचडी करने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम इन 5 यूनिवर्सिटीज़ में। तो अब बच्चे काफ़ी तादाद में पीएचडी के लिए एनरोल हो रहे हैं और बड़े सीरियसली पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं। जी, और क्योंकि प्रोफेसर साहब आप कंप्यूटर्स और आईटी पढ़ाती भी थी, तो ये बताइए पिछले 2 दशकों में किस तरह का बदलाव आपने देखा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली? कंप्यूटर इंजीनियरिंग में देखा जाए एक नया ब्रांच हम जिसको कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ही एक तरह से पार्ट है, और 90% सब्जेक्ट्स का ओवरलैप है। बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आता कि वो आईटी में दाखिला लें या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, जबकि देखा गया है दोनों ब्रांचेस बिल्कुल सिमिलर हैं, और एक में आपको नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज मिलती है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, कंपाइलर डिज़ाइन से रिलेटेड, ऑटोमेटा से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त तो होती है। लड़कियों के लिए कौन सी बेहतर है? दोनों। इनफैक्ट लड़कियों के लिए तो मैं कहूँगी सारी ब्रांचेस अच्छी हैं, क्योंकि लड़कियों में मैंने देखा है एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है, क्रिएटिवली इंक्लाइंड होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करने की वजह से लड़कियां इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में बहुत सक्सेसफुल हो रही हैं आजकल। और आपको लगता है आने वाले समय में भारत को आईसीटी को और लेवरेज करना होगा विकास करने के लिए? एग्जैक्टली हमारे देश में अगर हमें सचमुच सच्ची मायने में डिजिटल इंडिया बनना है और डिजिटल मिशन इंडिया मिशन को कामयाब बनाना है, तो हमें आईटी इंजीनियर्स और वो भी वेल ट्रेंड सक्षम आईटी इंजीनियर्स की आवश्यकता है, और हमारे जैसी यूनिवर्सिटी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं वो इसमें बहुत बड़ा योगदान कर रही हैं। जी, और अगर लाइफ वैल्यूज़ की बात करें, लाइफ स्किल्स की, मॉरल वैल्यूज़ की, तो कैसे सुनिश्चित करते हैं कि जैसे स्वच्छ भारत आया है कि अपना कैंपस हम लोग क्लीन रखें? हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा है कि जो स्टूडेंट्स के कई सारी एक्टिविटीज़ और क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं, जिसमें कि एक एनवायरो विजन क्लब है, और ये बच्चे क्लीन कैंपस ड्राइव, क्लीन कैंपस, ग्रीन कैंपस ड्राइव में काफ़ी समय से लगे हुए हैं। Even before Clean India and Cleanliness Drive came into being, we were very much part of Cleanliness Drive always since the very beginning. तो हमारे यहाँ बच्चों ने environment friendly practices को follow करते हुए Clean Campus Drive को हमेशा adopt किया है. So please do recap for us, Professor Nupur Prakash, for all those who are watching the program. Why should they join Indira Gandhi Delhi Technical University for Women? They should join Indira Gandhi Delhi Technical University for Women for high quality of education which leads to enlightenment
and then which provides them with employment and finally empowerment. तो महिला सशक्तिकरण के लिए इस तकनीकी विश्वविद्यालय को ज्वाइन करके हमारी लड़कियों का बहुत सुनहरा भविष्य हो सकता है. And there are opportunities for personality development, college festivals. Absolutely, through college festivals, technical festival, cultural festival, and round the year there are so many interesting activities which go on, which help them develop an all-round personality. तो हम उनका पूरा सर्वांगीण विकास करने में मदद करते हैं. और जैसे नई जो बात हो रही है स्ट्रीम्स की, जैसे अर्थक्वेक आने के बाद, नेपाल में जब अर्थक्वेक आया तो उसके बाद चर्चा हुई कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की भी भारत को ज़रूरत है, जो पता लगा पाएँ कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है. तो कुछ ये नए विषय भी आने वाले समय में आ सकते हैं. हमने इनफैक्ट प्लान किया है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे एक कोर्स कंपलसरी अक्रॉस ऑल ब्रांचेस हम इंट्रोड्यूस करेंगे. इसी तरह साइबर सिक्योरिटी पे हमारा प्लान है कि एवरी ब्रांच विल स्टडी एटलीस्ट वन कोर्स ऑन साइबर सिक्योरिटी. और जहाँ तक अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का सवाल है, वो जो हमारा नया आर्किटेक्चर का कोर्स है उसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कैसे डिज़ाइन की जाती हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, उसके बारे में पढ़ाएंगे. और जो एक धारणा ये है नूपुर जी कि इंजीनियरिंग अलोन विल नॉट गेट यू अ जॉब, उसके बाद आप MBA करें, मैनेजमेंट का तड़का लगाना ज़रूरी है, ये ठीक है या सिर्फ 4 साल की इंजीनियरिंग भी मुझे अच्छी जॉब, अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी दे सकती है? इनफैक्ट हमारे यहाँ तो जो बीटेक करते हैं बच्चे, सिर्फ 4 साल की एजुकेशन करते हैं, उनको बेटर जॉब्स मिलती हैं कंपेयर टू स्टूडेंट्स हु डू एमटेक. तो मेरा ऐसा मानना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको MBA करना हो या एमटेक करना हो तभी एक बेटर जॉब मिल सकती है. बट येस, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू बैंकिंग और मैनेजरियल जॉब्स, देन प्रॉबेबली MBA कुड बी एन एडेड एडवांटेज. जी, और आपको लगता है आने वाले समय में और गर्ल स्टूडेंट्स आएंगी जो वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़ेंगे? बहुत ज़्यादा. इनफैक्ट हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ग्रेट डिमांड है वुमेन इंजीनियर्स. लड़कियां बहुत उत्सुक हैं हमें ज्वाइन करने के लिए. जी, और उस डिमांड को केटर करने के लिए और अपने विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी साझा करने के लिए प्रोफेसर नुपुर प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. चलिए, गुड इवनिंग इंडिया में अब स्वच्छ भारत की बात आगे बढ़ाते हैं. सरकार का प्रयास है कि स्वच्छता न केवल फिजिकली हो बल्कि मानसिक विचारों में भी हो. लेकिन हम ये कैसे जानें कि भारत के इतने शहर हैं, उनमें स्वच्छ भारत के मापदंड पर वो शहर अच्छा कर रहा है कि नहीं? और साफ़ सफाई का जायज़ा लेने के लिए एक सर्वेक्षण हुआ जिसमें 476 शहरों को जो है उनका एक मापदंड था. 1 लाख से ज़्यादा यदि उनकी आबादी थी तो उन्हें इस सर्वेक्षण के अंतर्गत लाया गया. और आइए देखते हैं कि नतीजे क्या रहे. स्वच्छता को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ साफ सफाई के मामले में देश को शीर्ष तक ले जाने की कोशिश के साथ शुरू हुए स्वच्छ भारत अभियान को दिन से ज्यादा का समय हो गया है. इतने समय में हमने, आपने, पंचायतों के साथ साथ सरकार ने भी गंदगी मुक्त वातावरण बनाने की ओर अपने अपने स्तर से कोशिशें की. किसी ने शौचालय बनवाने की दिशा में कदम बढ़ाया तो किसी ने कचरा यहां वहां न फेंकने का प्रण लिया. साफ सफाई के क्षेत्र में प्रगति का जायजा लेने के उद्देश्य से पिछले दिनों एक सर्वेक्षण का परिणाम आया जो कई मायनों में बेहद खास है. ठोस कचरा प्रबंधन और खुले में शौच मुक्त माहौल बनाने की दिशा में की गई कोशिशों को आधार बनाकर 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले देश के 476 शहरों में किए गए सर्वे में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य का मैसूरू शहर पहले स्थान पर है. तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का नंबर इस सर्वे में दूसरे स्थान पर है. महाराष्ट्र के नवी मुंबई ने शौचालय की दिशा में बेहतर कार्य करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है. देश के सबसे साक्षर राज्यों में से एक केरल का कोच्चि शहर चौथे पायदान पर है. कर्नाटक राज्य के हसन, मांड्या और बेंगलुरु शहर इस सूची में क्रमशः 5वें, 6ठे और 7वें स्थान पर हैं. केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का स्थान 8वां है. पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल का हाली सहार शहर 9वें पायदान पर है. पूर्वोत्तर ने भी शीर्ष 10 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक का स्थान 10वां है. सर्वेक्षण के कुछ और प्रमुख पहलुओं की बात करें
तो पश्चिम बंगाल राज्य के 25 शहर टॉप 100 में शामिल हैं। दक्षिण भारत के 39 शहरों ने सबसे साफ 100 शहरों में अपना स्थान बनाने में कामयाबी हासिल की है। उत्तराखंड की राजधानी 360वें, राजस्थान की राजधानी जयपुर 370वें, जबकि बिहार की राजधानी पटना 429वें पायदान पर है। उम्मीद है कि जैसे जैसे स्वच्छ भारत अभियान का ये सफर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत के सभी इलाकों की स्थिति बेहतर होती जाएगी। गुड इवनिंग इंडिया। 4 जुलाई 2015 वो महत्वपूर्ण तारीख थी जब सिविल सर्विसेज परीक्षा के नतीजे आए और ऑल इंडिया रैंक नंबर 13, और यदि हिंदी विषयों के विद्यार्थियों की बात करें तो वहाँ पर पहला रैंक पाने वाले विद्यार्थी थे निशांत जैन, जो इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। निशांत, नमस्कार। नमस्कार और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, जब 4 जुलाई को नतीजे आए तो अपेक्षित था कि रैंक होल्डर बनेंगे, IAS बन जाएंगे? देखिए, मेंस एग्ज़ाम देने के बाद और इंटरव्यू देने के बाद कहीं ना कहीं मुझे एहसास होने लगा था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं पता था कि इतनी अच्छी रैंक आएगी और हिंदी माध्यम में या किसी भी भारतीय भाषा के माध्यम में पहला स्थान मुझे मिला। जी, पहला स्थान आपको मिला, मुबारकबाद। और यदि निशांत से आप उनके सफ़र पर या कोई भी सवाल सिविल परीक्षा से जुड़ा पूछना चाहें तो नंबर नोट करें 23097532, दैट्स 23097532, 011 दिल्ली का STD कोड। ये बताइए, जब आप इंटरव्यू में पहुंचे तो आपसे क्या सवाल पूछे गए? इंटरव्यू मेरा पूरा लगभग हिंदी में ही हुआ और उन्होंने मुझसे आजकल साहित्य में क्या, क्योंकि मेरा वैकल्पिक विषय भी हिंदी साहित्य ही था और मैंने साहित्य में MPhil और MA भी किया है, तो उन्होंने पूछा कि साहित्य में आजकल क्या लिखा जा रहा है और हिंदी में कौन ऐसे बड़े लोग हैं जिन्होंने कुछ बड़ा आजकल साहित्य में कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने मुझसे भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर, कल्चर को लेकर भी बहुत से सवाल पूछे, फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी बहुत से सवाल पूछे। तो हिंदी साहित्य के जब उन्होंने सवाल पूछे, खास तौर पे ये भी कि जब इतना अच्छा हिंदी साहित्य लिखा जा रहा है तो अब तक किसी हिंदी साहित्यकार को नोबेल क्यों नहीं मिला, तो आपका जवाब क्या था? मैंने कहा कि क्या होता है कि नोबेल एक वैश्विक पुरस्कार है, तो उसमें एक ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए होता है, तो शायद अभी हिंदी की रचनाओं को उतना ग्लोबल एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है। ये एक बड़ा कारण है नोबेल ना मिलने का, मुझे ऐसा लगता है। जैसे टैगोर को जब नोबेल मिला तो उसका एक बड़ा कारण था कि उनकी रचना का अनुवाद एक अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक W.B. येट्स हुए हैं, तो उन्होंने किया और वो बहुत अच्छा अनुवाद था, तो वो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचा, तो उनको नोबेल मिल पाया। तो मैं समझता हूँ हिंदी की जो रचनाएं, हिंदी साहित्य में जो हो रहा है उसका एक पूरी दुनिया के सामने वो आना चाहिए। तो जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी वाले क्वेश्चंस थे तो उसकी फिर तैयारी कैसे की थी आपने? जी, मैं सबसे ज़्यादा मैं गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उनकी बहुत हेल्प लेता था। विदेश मंत्रालय की जो हमारी वेबसाइट है वो 5 भाषाओं में उपलब्ध है और उसमें भारत के साथ जितने 192 देश हैं उन सबके संबंधों का ब्यौरा दिया गया है। तो उसके साथ इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हो रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राएं हो रही हैं, कई ऐसे देशों की भी इन्होंने यात्राएं की जिनमें पिछले कई दशकों से शायद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गए, तो इन सब से, जैसे अभी हाल ही में UAE की यात्रा की, तो उससे मिडिल ईस्ट के साथ भारत के संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह से अगर हम रेगुलर वे में बिना किसी खास मेहनत के भी हम उसको तैयार कर सकते हैं। तो जैसे अब बीते कल ही 23 अगस्त को इस साल का जो सिविल सर्विस परीक्षा हुआ प्रीलिम का, उसमें जो जिस तरह का फीडबैक आ रहा है स्टूडेंट्स का कि बहुत ही एनालिटिकल था और बहुत ही मतलब फैक्चुअल बहुत कम था, तो ये नया ट्रेंड है अब? फैक्चुअल थोड़ा था, फैक्चुअल ऐसा नहीं कि बिल्कुल फैक्चुअल नहीं था। एक्चुअली क्या, इन दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए और UPSC इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आजकल आप देखिए कि UPSC का चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वो बहुत एनालिटिकल होते जा रहे हैं और शायद ये वक्त की मांग भी है। जी, तो बिल्कुल आकलन की क्षमता विद्यार्थियों को बढ़ानी होगी। इस समय पहले कॉलर महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। हेलो जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं विकास यादव बोल रहा हूँ नासिक से। जी हाँ सर, कल एग्जाम हुआ था UPSC का, मेरे भैया ने दिया था, दिल्ली में कोचिंग करते हैं तुम एक्चुअली जी। तो मैं सबसे पूछना चाहूंगा, अगर सर ने पेपर देखा हो तो मैं एक्सपेक्टेड कहाँ तक जा सकती है? एक्सपेक्टेड कट ऑफ जी भाई साहब, अभी मैंने पेपर एनालाइज नहीं कर पाया हूँ मैं, फिर भी जैसा मैंने सुना है करीब आधे अंकों पे, यानी कि 100 के आसपास लगभग मेरिट जाने की संभावना जनरल। और इस बार जब आपने दिया था पिछले साल तब तो CSAT का भी स्कोर काउंट होता था, लेकिन बीते कल तो सिर्फ अब क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग हो गया CSAT, अब केवल GS का ही स्कोर काउंट होगा। जी, तो थोड़ा बताइए, जब 4 जुलाई को ये नतीजा आया तब से अब तक जीवन में किस तरह का बदलाव आया है निशांत के?
अमित जी देखिए, जीवन में बदलाव यही आया है कि मैं बहुत व्यस्त हो गया हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, मेरी नेचर वैसी ही है और मैं अभी भी परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करता हूँ। अब कितना सफल होता हूँ वो एक और बात है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा व्यस्त शेड्यूल हो गया। और अब मैं क्योंकि खुद ऑलरेडी जॉब में हूँ, लोकसभा सचिवालय में काम कर रहा हूँ, तो वो भी काम है और साथ में बाकी लोगों से मिलना जुलना और आपके यहाँ इंटरव्यू देने आना भी। नहीं, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। माता पिता का क्या रिएक्शन था? माता पिता बहुत खुश हैं और सबसे ज़्यादा खुश है मेरी दादी। वो 80 साल की है और पिछले दिनों हमने उनका 80वां जन्मदिन मनाया है, तो वो बहुत खुश हैं। उनको लगता है कि मैं शायद अब और थोड़ा जीऊंगी, मेरी उम्र और बढ़ गई है। तो कब था जब निशांत ने पहली बार ये सपना संजोया कि मैंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सपना बहुत पुराना है और मैं पिछले 10 साल से इस सपने को जी रहा हूँ। जब मैं छोटा था, मैं 9वीं 10वीं क्लास में और या उससे भी पहले, तो जब हम राशन की दुकान पे राशन लेने जाते थे तो कभी कभी मैं देखता था कि वो दुकान बहुत बहुत दिन तक खुलती ही नहीं थी, या फिर उसमें कुछ धांधलियाँ जैसा मुझे कुछ लगता था। तो मुझे पता चला कि एक अधिकारी कोई होता है, ऑफिसर, जो इन सबको ठीक कर सकता है, इन गड़बड़ियों को ठीक कर सकता है। तो वहीं से मैंने सोचा कि चलो मैं भी अधिकारी बनूंगा। एक सपना वहीं से शुरू हुआ और फिर जब पता चला कि उसके लिए एक एग्ज़ाम देना होता है जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो तभी से सोच लिया कि हाँ, मुझको ये एग्ज़ाम देना ज़रूर है। तो स्कूल लाइफ की अगर बात करें, आप तो मेरठ से हैं, तो स्कूल में भी क्या निशांत बहुत पढ़ाकू थे? क्या बहुत ही अच्छी रैंक आती थी, या कुछ पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी शौक था? जी, पढ़ाकू तो मैं था, इसमें कोई संदेह नहीं है और मेरी हमेशा आमतौर पे फर्स्ट रैंक ही आती थी। लेकिन हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी है कि मैं हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जमकर पार्टिसिपेट करता था। अच्छा जी। चाहे वो एस्से राइटिंग हो, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो पोइट्री रिसाइटेशन हो, और चाहे वो ग्रुप सॉन्ग ही क्यों ना हो, मतलब मैं सब एक्टिविटीज़ में खूब अच्छे से पार्टिसिपेट करता था और बहुत अच्छे से परफॉर्म करता था। देखिए, ग्रुप सॉन्ग में तो मुझे भी गाना पड़ेगा। अभी इंडिविजुअली आप क्या गुनगुना सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं तो यही कहूँगा कि भाई ये एक कविता, मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, कविता सुना दीजिए। वही सुना देता हूँ जी। कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ है दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। बहुत खूब। ये आपने लिखा है? नहीं, दुष्यंत कुमार की गजल है एक, अच्छा, जो मुझे बहुत मोटिवेट भी करती रही हमेशा। तो आपको कविताओं में बहुत रुचि है? जी बिल्कुल। तो खाली समय मिलता है तो लिखते भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे स्कूल में तो आपने बताया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी शौक था, फिर जब कॉलेज की आगे बात करें, आपने BA इंग्लिश में किया जी, और MA हिंदी में किया। ये कैसे तालमेल बैठा? ये ऐसे तालमेल बैठा कि मेरे को लिटरेचर और लैंग्वेजेस का बड़ा शौक था। ठीक है। तो मैंने ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लिया तो इंग्लिश, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की, लेकिन हिंदी में एक बेसिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा। तो मुझे लगा कि लिटरेचर में जो मैंने इंग्लिश में जो चीज़ें सीखी हैं, अब हिंदी में उनका उपयोग करते हैं। और मैंने एक जो नैसर्गिक रुचि थी हिंदी के प्रति, तो मैंने हिंदी साहित्य को चुना। और मुझे लगता है कि मैं हिंदी साहित्य की और अच्छे से पढ़ाई कर पाया क्योंकि मैंने इंग्लिश में ग्रेजुएशन में पढ़ी। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में आपको मदद मिली। इस समय एक और कॉलर है फोन लाइन पर। हेलो जी, नमस्कार, सवाल पूछिए प्लीज। सर, मुझे कुछ करना था कि जब IAS एग्जाम करनी है तो मुझे हिंदी साहित्य में कहाँ से तैयारी स्टार्ट करना पड़ेगी? जी, हिंदी साहित्य में IAS अफसर बनने के लिए हिंदी साहित्य में रुचि होना कितना जरूरी है? हिंदी साहित्य की तैयारी के बारे में जी देखिए, हिंदी साहित्य एक बहुत अच्छा वैकल्पिक विषय है और सबसे अच्छी बात इस वैकल्पिक विषय के साथ ये है कि हिंदी साहित्य की जो कॉपी भी चेक होती है वो भी हिंदी साहित्य के लोग ही करते हैं, तो ऐसा कुछ समस्या नहीं होती। लेकिन हाँ, हिंदी साहित्य एक थोड़ा बड़ा विषय है। इसमें भाषा का इतिहास, साहित्य का इतिहास और जितनी टेक्स्ट बुक्स दी गई हैं, जो गद्य है, पद्य है, नाटक, कहानी, कविता, इन सब का एक डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप रुचि के साथ इसको करें, अगर आप इसको पूरे मन से एक एंजॉय करते हुए साहित्य को पढ़ें, तो फिर ये इतना मुश्किल नहीं रह जाता। तो जैसे कोई इंजीनियर बना, उसने इंजीनियरिंग की वो स्ट्रीम चुन ली, या किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चुन लिया, सोशियोलॉजी, साहित्य भी एक लोकप्रिय विषय हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मेरा तो खैर बैकग्राउंड ही था कि मैंने MA MPhil हिंदी में किया था, तो मैंने हिंदी साहित्य को ही चुना। लेकिन ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं या फिर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं और फिर वो हिंदी साहित्य को सिविल सर्विस में चुनते हैं और उसके बाद भी वो क्वालिफाई कर लेते हैं। तो जैसा आपने कहा, स्कूल के दिनों में चाहे ऐसे कंपटीशन हो या एलोक्यूशन, और मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि जब ऑल इंडिया रैंक 13 आपका आया, उसमें जहाँ तक ऐसे की बात थी तो सबसे ज़्यादा नंबर आपके खाते में गए। तो किस विषय में था ऐसे और कैसे अप्रोच किया जाए ऐसे को? मैं बिल्कुल ऐसे को लेके मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा जी।
मैंने 2 विषयों पे, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि 2 विषयों पे ऐसे लिखना था, तो मैंने 2 विषय चुने। एक तो अधिकार बढ़ने के साथ साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ता जाता है, एक विषय ये था, और दूसरा विषय था क्या स्टिंग ऑपरेशन निजता पर प्रहार है। तो एक मीडिया से जुड़ा विषय था और एक सामान्य विषय था, एक फिलोसॉफिकल टॉपिक कह सकते हैं। तो मैं ऐसे के लिए ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ये कोशिश करें कि एक सभी पक्षों को कवर करने की कोशिश करें। कोई भी विषय आप जब चुनते हैं तो वो उसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, तो कोशिश करें कि आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, इन सब विषयों को कवर करते हुए उसको चर्चा करें। फिर कोशिश करें कि एक अच्छी भूमिका दें उसमें। सबसे पहले भूमिका आप देंगे, उसी से पूरे निबंध की एक रूपरेखा तैयार हो जाती है, और उसके बाद अंत में एक छोटा सा कंक्लूजन देने की कोशिश करें। और पूरे निबंध के दौरान ये कोशिश करें कि बैलेंस्ड व्यू रखें, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की ओर ना जाएं, एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए निबंध को लिखें। तो मान लीजिए पहले विषय पे अगर चर्चा करें, जैसे से अधिकार बढ़ता है तो कैसे जस्टिफाई करें कि कर्तव्य भी बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। अब देखिए, मैं पहले ग्रुप सी में जॉब कर रहा था भारत सरकार में, पोस्टल डिपार्टमेंट में। ठीक है। अब मैं लोकसभा सचिवालय में ग्रुप बी में जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे उत्तरदायित्व तो बढ़ गए। अब मैं आईएएस में सेलेक्ट हो गया हूँ तो ग्रुप ए में आ गया हूँ, तो अब उत्तरदायित्व और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, व्यस्तताएं और बढ़ जाएंगी, और जनता की अपेक्षाएं भी और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल। आपसे राजभाषा के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। हिंदी हमारी राजभाषा है और आपने इस विषय पर रिसर्च भी किया, तो किस तरह के नतीजे उस पर आए रिसर्च के दौरान? जी, हिंदी देखिए, संविधान और हमारा विधान जी दोनों उनके अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है, और राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और इसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। तो नतीजों की जहाँ तक बात है, तो मैंने ये पाया, मैंने खुद भी फील्ड में जाके सर्वे किया, तो पता चला कि जो कर्मचारी हैं वो हिंदी में काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है, और एक स्वाभाविक तौर पे कि हाँ हमको हिंदी में काम करना है, कि ये एक स्पिरिट जो है थोड़ी सी वहाँ लैग कर जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा। और एक दूसरी बात होती है कि हम प्रेसिडेंट्स पे बहुत जोर देते हैं, क्योंकि हमारा पहले अंग्रेज़ों का शासन था, तो फाइलें अभी भी बहुत सी अंग्रेज़ी में हैं, तो उनका प्रेसिडेंट लेते लेते हम अंग्रेज़ी के इतने आदी हो गए हैं कि हम अभी उससे पूरी तरह मुक्त ना होकर हिंदी में पूरी तरह काम नहीं कर पा रहे। लेकिन क्या आज अंतर्राष्ट्रीय दौर में, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में अंग्रेजी से भी हम पल्ला नहीं झाड़ सकते? ये हम पूछेंगे निशांत जैन से, लेकिन फिलहाल रांची चलते हैं जहां से अगले कॉलर अपने प्रश्न के साथ तैयार हैं। हेलो। हाँ सर, हेलो। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ जी। सर, मैंने बीए जो है इकोनॉमिक्स से किया है और हिंदी मीडियम में। जी जी, तो मैं सर से थोड़ा मार्गदर्शन चाहता था कि मैं इतिहास से चाहता हूँ कि आगे सरकारी इंस्टीट्यूट है जी, हिंदी मीडियम से हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो सर से मार्गदर्शन चाहिए कि मैं हिंदी में सफल हो सकता हूँ इसमें। बिल्कुल सफल हो सकते हैं, हिंदी माध्यम या किसी भी भारतीय भाषा का माध्यम लेकर। और मैं तो आपके सामने खुद ही एक उदाहरण हूँ, मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी माध्यम में हुई है और मेरा विषय भी हिंदी साहित्य रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस इतना ज़रूर ध्यान रखें कि भाषा को बैरियर बिल्कुल ना बनाएं, यानी अंग्रेजी में भी अपनी प्रवीणता बनाए रखें, क्योंकि आपको इंग्लिश का एक क्वालिफाइंग पेपर पास करना होता है सिविल सर्विस में, तो अगर आप उसी में फेल हो गए तो सारी कॉपी आपकी चेक नहीं होती। तो आपने अंग्रेजी में भी प्रवीणता कैसे बनाए रखी? जो बीए किया उससे लाभ मिला? जी बिल्कुल, उससे भी लाभ मिला, और मैंने आपको बताया कि भाषाओं में मेरी स्वाभाविक रुचि थी। उर्दू भी मुझे पसंद है, संस्कृत भी मुझे पसंद है, तो अंग्रेजी में मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं रही। हाँ, इतना ज़रूर था कि हिंदी में जो मेरी प्रवीणता थी वो थोड़ी और ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने हिंदी माध्यम को। पर अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, हिंदी में तो वो बहुत निपुण है, लेकिन अंग्रेजी में हाथ तंग है, क्या फिर भी वो सिविल सेवा या मोटे तौर पर अपनी ज़िंदगी आराम से व्यापन कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी की वर्किंग नॉलेज जरूर होनी चाहिए, यानी अंग्रेजी का एक काम चलाऊ ज्ञान। ये नहीं मैं कह रहा कि अंग्रेजी में आप बहुत प्रवीण हो जाएं और अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलें तभी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस भी माध्यम को चुने, मैं बार बार जोर देना चाहता हूँ, अगर आप हिंदी माध्यम चुन रहे हैं, मराठी माध्यम भी चुन रहे हैं, तो उस भाषा पर इतनी कमांड हो, इतनी वोकेबलरी आपकी अच्छी हो, इतना एक पूरा लेखन कौशल विकसित हो जाए कि जब आप उत्तर लिखें तो पढ़ने वाले को लगे कि हाँ वास्तव में इसकी भाषा पर कमांड है और ये अपनी बात को अच्छे से अभिव्यक्त कर सकता है। जी निशांत, हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि भारत में पहला पब्लिक सर्विस कमीशन 1 अक्टूबर 1926 को आया। फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 35 का, तो उसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा गया, और फिर यूपीएससी आज़ादी के समय जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 50 में मिला। ये बताइए, जब हर साल ये सिविल सर्विस परीक्षा होती है, आखिरकार यूपीएससी क्या चाहता है उन विद्यार्थियों से जिन्हें वह फिर उत्तीर्ण करता है? मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी चाहता है और एक बैलेंस व्यू चाहता है।
अगर अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 21-22 साल में सीधे एकदम आते हैं और सीधे एग्जाम देते हैं और एकदम निकाल लेते हैं यूपीएससी। कुछ लोग आगे काफ़ी एज हो जाती है उसके बाद। तो मुझे लगता है कि वो मैच्योरिटी जो है, एक वो जो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो हमारा एक ज्ञान है उसको जो आजकल घटनाएं घट रही हैं उसकी अवेयरनेस के साथ जोड़कर जब समझना शुरू कर देते हैं हम लोग, और एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ उसको, और एक लेखन कौशल के साथ उसको अभिव्यक्त भी करने की क्षमता जब विकसित हो जाती है, ये सब तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं। बेकन की एक बहुत अच्छी उक्ति है कि रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग अ परफेक्ट मैन। तो जब तीनों चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तो मुझे लगता है तब एकदम से फिर अच्छा प्रदर्शन होता है। पर जैसे निशांत इसे कहा जाता है सिविल सेवा, यानी ये सेवा है, सेवा भाव के साथ इसमें आए, ये जॉब नहीं है। तो ज़रूरी है कि सामाजिक सेवा के दृष्टिकोण से व्यक्ति सिविल सर्विसेज में आए। तो जो हम पढ़ाई करते हैं चाहे स्कूल में या फिर कॉलेज में, वहाँ पर आपको लगता है कि शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को सामाजिक सेवा के साथ भी जोड़ा जाता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है, और नैतिक शिक्षा की भी क्लासेस अब शुरू होने लगी हैं, और SUPW जो होता है, जो पब्लिक वर्क भी सिखाया जाता है, और NCC NSS के माध्यम से, स्काउट गाइडिंग के माध्यम से, मैं खुद NCC और NSS में रह चुका हूँ, तो इनसे बहुत सीखने को मिलता है। तो और अब देखिए ना कि सिविल सेवा परीक्षा में, जैसे आपने सेवा की बात की, तो एक 4th पेपर जो GS का इंट्रोड्यूस हुआ है लास्ट ईयर से, एथिक्स का पेपर, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसमें हमसे जो दार्शनिक हैं उनके विचार, या प्रशासन में जो गुण होने चाहिए, एक प्रशासक में जो सेवा या प्रतिबद्धता के जो गुण होने चाहिए उनके बारे में, प्लस हमारा जो भारतीय दर्शन है या जो गांधी का दर्शन है, ये सब चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं जी। तो जब ये चीज़ें हम सीखकर प्रशासन में जाएंगे तो मैं समझता हूँ एक अच्छे प्रशासक बन पाएंगे। बिल्कुल ठीक। इस समय मध्य प्रदेश चलते हैं जहाँ से अगला सवाल हमारे साथ। हेलो जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं 12th के बाद किस तरीके से अपना IAS एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकती हूँ? क्या मुझे कॉलेज के बाद से ही, मतलब कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ में कंटिन्यू करना है, या मैं बाद में करूँ, या फिर मैं अभी से कोचिंग ज्वाइन करूँ? जी देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन की, क्योंकि ग्रेजुएशन इसकी योग्यता है सिविल सेवा परीक्षा, ग्रेजुएशन का मतलब है परिपक्व होना, तो हम अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई को इस ढंग से करें कि उसमें एक प्रवीणता विकसित हो जाए और एम्प्लॉयबिलिटी भी विकसित हो जाए। यानी ग्रेजुएशन के आधार पर अगर सिविल सेवा परीक्षा में किसी कारण से सफलता ना मिल पाए तो भी एक एम्प्लॉयबिलिटी और एक कैरियर विकल्प रहे। और दूसरी बात, जहाँ तक अभी से तैयारी शुरू करने की है, तो हाँ आप अभी से कर सकते हैं। उसके लिए आप अखबार पढ़ने की आदत डालें, न्यूज़ चैनल देखते रहें, और एक आसपास के माहौल के प्रति अवेयरनेस बनाए रखें। ये सबसे अच्छी तैयारी इस समय हो सकती है। तो जिसने भी सिविल सर्विसेज का सपना संजोया है, आपके हिसाब से कौन सी उम्र से वह तैयारी शुरू कर दे? मेरे हिसाब से अगर डेडिकेटेड तैयारी की बात है, जब हम पूरी तरह एकदम तैयारी में डूबकर तैयारी करते हैं, तो वो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद हम कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी या कोचिंग? सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा विकल्प है, और कोचिंग बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए, जरूरी नहीं है कि वो कोचिंग ही हो, कोई अच्छा प्रोफेसर मिल जाए, कोई अच्छे आपको ऐसे सीनियर मिल जाएं जो आपको सही से गाइड कर सकें कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो उससे आपको हेल्प मिलती है। वो कोचिंग भी हो सकता है। एक बात बताइए, इंटरव्यू को लेके काफ़ी घबराहट रहती है। जब आपका इंटरव्यू हुआ, कोई ऐसा भी सवाल था जिसका जवाब निशांत को नहीं आता था, फिर आपने कैसे हैंडल किया उसे? देखिए, मुझसे जितने सवाल पूछे गए वो बहुत विचारात्मक थे, और वो बहुत व्यू ओरिएंटेड थे कि आपकी क्या राय है, ऐसा वो पूछना चाहते थे। जैसे उन्होंने पूछा कि क्या भारत में एक भाषा नीति को लागू कर देना चाहिए चीन की तरह, तो मैंने कहा कि ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था। तो मैंने कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है, बहुसांस्कृतिक देश है, तो निश्चित रूप से हिंदी को, क्योंकि हिंदी एक राजभाषा है हमारी और देश भर में एक संपर्क भाषा है, तो इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही बाकी जो भारतीय भाषाएं, दक्षिण की, उत्तर पूर्व की जो भाषाएं हैं, उनको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो बैलेंस व्यू लेके चलें, और आपके विचार जो हैं हाँ हो सकता है ना, लेकिन लॉजिक अपना रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए, आपने इतना अच्छा किया, तभी आपको ऑल इंडिया रैंक 13 भी मिला, लकी 13। अब जब आप IAS अफसर बन गए हैं निशान, आपके सपने का भारत क्या है, कैसा है, टॉप प्रायोरिटीज़ क्या होंगी आपकी बतौर IAS अफसर? जी, मुझे गांधी याद आ रहे हैं बहुत इस समय। उन्होंने कहा था कि सबसे कमज़ोर और सबसे गरीब आदमी के बारे में सोचिए, और फिर ये सोचिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसका उस पर क्या असर पड़ेगा। तो मेरे सपनों का भारत वो है जहाँ पर गरीब से गरीब आदमी को भी लगे कि उसका अपना देश है। गांधी ऐसा बोलते हैं। और मुझे भी लगता है कि एक ऐसा भारत हम बनाएं जहाँ जेंडर इक्वालिटी हो, जहाँ बेटी को कभी ये महसूस ना हो कि मैं एक कहीं से भी हीन भावना जैसा भावना हूँ,
मतलब एक हम बराबरी का समाज दे पाएं, समता और स्वतंत्रता दे पाएं सबको जी, और साथ में ये भी कि हाँ एक सुशासन जरूर मिले। जी, समता हो, स्वतंत्रता हो, सुशासन हो। इस समय मध्य प्रदेश से एक और प्रश्न है। हेलो जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं ये सर से जानकारी चाहता हूँ कि जो हम इंटरव्यू देते हैं, जब मैंने एमपीपीएससी का इंटरव्यू दिया था और मैं टीचर हूँ, तो केवीएस में दिया मैंने इंटरव्यू, तब वहाँ साहित्य से बहुत ज्यादा प्रश्न आते, हिंदी साहित्य। जी जी, बिल्कुल हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आते हैं, और आपने हिंदी साहित्य की अगर ठीक ठाक पढ़ाई की है और थोड़ा अवेयर है, ये नहीं कि पूरा हिंदी साहित्य की आपने ग्रंथ पढ़ लिया, ऐसा तो संभव ही नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने अपने सिलेबस में 11th-12th के दौरान या ग्रेजुएशन के दौरान जो सिलेबस में रचनाएं रही, और अखबार में कभी कभी साहित्य पे चर्चा आती है, टीवी पर कभी कभी साहित्य पे चर्चा आती है, अगर उन सबको हम आराम से सुनते रहे तो उतने से भी साहित्य की तैयारी हो जाती है। पर ये बताइए निशांत, चाहे हिंदी साहित्य में अच्छा काम हो, उसे आपने विदेश भर में प्रचार प्रसार करना है या सरकार की नीति को बतौर आपने प्रशासनिक अधिकारी जनता तक पहुंचाना है, उसके लिए मार्केटिंग भी ज़रूरी है। तो एक आईएएस अफसर मार्केटिंग की जानकारी, मोटे तौर पे फाइनेंस की जानकारी कैसे रखे जो उस फील्ड से नहीं आया है? जी देखिए, उसके लिए पूरी एक लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो मसूरी में, जहां मैं अब ट्रेनिंग लेने हम लोग जाएंगे, तो उस दौरान पूरी एक ओवरहोलिंग होती है, पूरी एक, चाहे मैं साहित्य बैकग्राउंड से हूँ और अलग अलग बैकग्राउंड से, कोई कॉमर्स से होंगे, कुछ इकोनॉमिक्स से होंगे, कुछ साइंसेस से होंगे, तो सबको सब चीज़ों का ज्ञान कराया जाता है। और सिविल सेवा परीक्षा की नेचर ही कुछ ऐसी है कि आपको सभी विषयों की कुछ ना कुछ बेसिक समझ हो गई होगी, तभी आप इसको क्लियर कर पाते हैं। तो अंत में बताइए, इस बार जो टॉप 4 पोजीशन है वो महिलाओं के पास गई, तो क्या ये कहें कि आने वाले समय में यही ट्रेंड चलेगा कि गर्ल्स विल स्कोर ओवर बॉयज इन सिविल सर्विसेज? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे को 13 रैंक भले ही मिले, लेकिन महिलाओं को 4 रैंक मिली। तो मैं खुद बेटी के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, और मैं 4 पंक्तियाँ बेटी को, जो मेरी कविता है वो सुना देता हूँ। प्लीज़। कि बेटी क्या है, एक लता है जहाँ उगी है फूल दिए, सबका दुखड़ा खींच खींच कर अपनी खातिर शूल लिए, और बेटी जो माँ बाबुल का दुखड़ा सारा धो सकती थी, बेटी जो मन के दरवाजों की हमदम हो सकती थी, और जिस घर में बिटिया ना हो क्या होली क्या दिवाली है, जिस घर में बिटिया ना हो क्या होली क्या दिवाली है, और रक्षाबंधन का दिन है भाई की बाजू खाली है। जी। तो बेटी को लेके हम लोग एक बेटी को एक अच्छा वातावरण दे पाएं, और मैं तो चाहूँगा आगे के वर्षों में भी बेटी को अच्छी रैंक मिले। जी, बहुत खूब, और इतने खूबसूरत विचार सुन के और आपसे बातचीत करके बहुत आनंद आया। निशांत जैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये तो थे आईएएस टॉपर, ऑल इंडिया रैंक नंबर 13, हिंदी विषय में ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 निशांत जैन। गुड इवनिंग इंडिया में चलिए अब आपको इस सप्ताह के रोजगार समाचारों से अवगत कराएं। गुड इवनिंग इंडिया। आज 24 अगस्त है, एक हफ्ते के बाद तारीख आएगी 31 अगस्त, और उसकी महत्ता इसको लेकर है कि मोटे तौर पे यदि आप ऑडिट के दायरे में नहीं आते तो वो आखिरी तारीख होगी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न डालने की। इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। कुल मिलाकर ITR के 9 फॉर्म्स हैं जो कि CBDT ने जारी किए हैं। ITR 1 जिसे सहज कहते हैं, 2, 2A, 3, 4, 4S जिसे सुगम कहते हैं, 5, 6 और 7। इसका चयन इस बात पर होगा कि आप किस तरह के SSC हैं, इंडिविजुअल, HUF या कॉर्पोरेट, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सहज की अगर बात करें तो भारतीय आबादी के लगभग 80% से ज़्यादा लोग ITR 1 ही भरेंगे। ये इंडिविजुअल्स के लिए है जहां पर सैलरी या पेंशन की इनकम होगी। ITR 2 इंडिविजुअल्स और HUF के लिए है। इसमें मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी का प्रावधान है, साथ में कैपिटल गेन।
और इंटरेस्ट इन फॉरेन एसेट्स पीजीबीपी का नहीं। ITR 2A इस बार नया फॉर्म आया है और इसका प्रावधान इंडिविजुअल्स के लिए है, सैलरी, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी और साथ के अन्य प्रावधान भी। ITR 3 पार्टनर्स इन फर्म्स के लिए है। ITR 4 प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन में यदि आपकी इनकम है तो आप दायर करेंगे। ITR 4S सुगम है, ये प्रिजम्पटिव बिजनेस कैटेगरी के लिए है। ITR 5 फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स के लिए। और ITR 6 फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। फॉर द कंपनीज दैट आर क्लेमिंग exemption under section 11 will fall under this category, ITR 7 plus under these notices section 139। इसके अलावा यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं www.incometaxindia.gov.in। जिस तरह निशान जी ने बताया कि जब अधिकारों की बात होती है तो कर्तव्यों का जिक्र बहुत ज़रूरी है। समय पर कर का भुगतान करना आपका कर्तव्य है, इसे ज़रूर निभाएं। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।